यूनिवर्स क्या है, एक सिमुलेशन, एक मशीन या सिर्फ एक मैथमेटिक्स? ये क्वेश्चन ह्यूमैनिटी हजारों सालों से पूछ रही है। सिविलाइजेशन ने स्टार ऑब्जर्व किए, न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की और आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को रीडिफाइन किया। फिर क्वांटम फिजिक्स आई जिसने रियलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एम्प्टी स्पेस हमेशा एम्प्टी नहीं होता और रियलिटी ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट होती है। और शायद यूनिवर्स कंप्लीटली प्रोबेबिलिटीज से बना है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक डार्क साइड भी है। इक्वेशन एक इतना हॉरिफाइंग स्ट्रक्चर जो इतना डिस्टर्बिंग है कि ह्यूमैनिटी उसे आज तक कंप्लीटली सॉल्व ही नहीं कर पाई। सुपर कंप्यूटर स्ट्रगल करते हैं, मैथमेटिशियंस डेकेड्स स्पेंड कर देते हैं और इक्वेशन इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज से एक्सप्लोड हो जाती है। और आज हम उस इक्वेशन को समझेंगे, नॉट जस्ट सरफेस लेवल। आज हम उसकी डीपेस्ट लेयर में जाके उसे समझने वाले हैं। 1900 से पहले साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि यूनिवर्स डिटरमिनिस्टिक है, यानी अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी पता चल जाए तो हम उसका फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। न्यूटन की इक्वेशन इंस्टेंटली सक्सेसफुल थी, यानी न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। प्लैनेट्स मूव कर रहे थे एग्जैक्टली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मशीन्स वर्क कर रही थी, फिजिक्स कंप्लीट लग रही थी। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एटम्स के अंदर देखा, क्लासिकल फिजिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी, द ब्लैक बॉडी रेडियस। According to classical physics, hot object infinitely ultraviolet radiation emit करना चाहिए थे। फिर आए मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने सजेस्ट किया कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी टाइनी पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है। इसने जन्म दिया प्लैंक्स इक्वेशन को। प्लैंक्स इक्वेशन इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, और ये क्वांटम थ्योरी का बर्थ था। साइंटिस्ट लाइट को वेव मानते थे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट भी पार्टिकल से बनी है, यानी फोटॉन। लाइट साइमल्टेनियसली वेव भी थी और साइमल्टेनियसली पार्टिकल भी थी, यानी वो डुअल नेचर शो कर रही। फिर आता है क्वांटम फिजिक्स का एकदम डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट, जो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इमेजिन करो एक बॉल है जिसमें दो स्लिट्स है, आप इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉल की तरफ फायर करते हो। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो वो स्लिट चूज करता, लेकिन स्क्रीन पर इंटरफियरेंस पैटर्न बनता है बिल्कुल वेव की तरह। अब आता है और टेरिफाइंग बात, साइंटिस्ट ने डिटेक्टर लगाया ताकि वो देख सके कि पार्टिकल कौन से स्लिट से जा रहे हैं, और सडनली इंटरफियरेंस डिसअपीयर हो गया। जैसे ही हमने उसे ऑब्जर्व किया तो इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर स्टेट चूज कर, और इससे ऑब्जर्वेशन रियलिटी को अफेक्ट कर रही थी। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से पार्टिकल की एक लोकेशन एक्सिस्ट नहीं करती, इनफैक्ट वो एक वेव फंक्शन से डिस्क्राइब होता है। क्वांटम फिजिक्स का जीता जागता दिल वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड डिटरमिनिस्टिक नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है। वेव फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, यानी पार्टिकल की लोकेशन की चांसेस। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स सर्टेनिटी को प्रूव कर देती है। क्वांटम मैकेनिक्स की बैकबोन है श्रोडिंगर इक्वेशन, प्रेडिक्ट करती है कि वेव फंक्शन टाइम के साथ बिहेव करेगा। इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब होता है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, और इसका मतलब होता है वेव फंक्शन, इसका मतलब होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है, लेकिन जब साइंटिस्ट हाई एनर्जी और न्यूक्लियर पार्टिकल्स तक पहुंचे तो इक्वेशन ब्रेक होने लग गए। साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि पार्टिकल एक्चुअली टाइनी बॉल्स नहीं है, रियलिटी इनविजिबल क्वांटम फील्ड से बनी है। इलेक्ट्रॉन फील्ड, फोटोन फील्ड और क्वार्क फील्ड। पार्टिकल फील्ड का वाइब्रेशन होता है, जैसे हम गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करें तो साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, फील्ड वाइब्रेट करे तो पार्टिकल अपीयर होता है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एम्प्टी स्पेस एक्चुअली एम्प्टी ही नहीं होता, वैक्यूम कॉन्स्टेंटली वर्चुअल पार्टिकल्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय करता रहता है। टाइनी फ्लक्चुएशन हर जगह हो रही होती है, और इसलिए रियलिटी फंडामेंटली अनस्टेबल है। एटॉमिक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग सेम चार्जेस रिपेल करने चाहिए थे, पर न्यूक्लियस एक्सप्लोड क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट अननोन फोर्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी फंडामेंटल नहीं है, वो क्वार्क से बने होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। किसी साइंटिस्ट ने आइसोलेटेड क्वार्क कभी डायरेक्टली ऑब्जर्व ही नहीं किया। क्वार्क को ब्लाइंड करके रखता है ग्लूऑन्स। फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कैरी करता है, वैसे ही ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरी करता है। लेकिन फोटॉन्स और ग्लूऑन्स में बहुत मेजर डिफरेंस है। फोटॉन्स इंटरल होता है, वो कभी इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन ग्लूऑन्स खुद कलर चेंज कैरी करते हैं, यानी ग्लूऑन्स दूसरे ग्लूऑन्स को भी इफेक्ट करते हैं। और यही नाइट में स्टार्ट करता है यंग्स मिल थियरी। 1950s में चिन निंग यांग और रॉबर्ट मिल्स ने एक रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क दी, यंग्स मिल थियरी। ये गेट सिमेट्री पर बेस्ड थियरी थी। गेट सिमेट्री का मतलब नेचर के लॉज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी सेम रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिंपली सिमेट्री को यूज करता है, इसमें मच डीपर सिमेट्री यूज करता है।
यही है वो टेरिफाइंग इक्वेशन। ये सिर्फ सिंबल्स नहीं, ये डिस्क्राइब करती है हाउ क्वांटम फील्ड्स इवॉल्व थ्रू स्पेस टाइम। फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर ये बताता है कि फोर्स फील्ड कितना स्ट्रांग है और कैसे बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी सिमिलर टेंसर होता है, बट यंग-स्मिथ टेंसर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि ग्लूऑन्स खुद एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। कोवेरिएंट डेरिवेटिव नॉर्मल डेरिवेटिव सिंपल चेंज मेजर करता है, लेकिन यंग-मिल्स फील्ड का मैथमेटिकल स्पेसेस में मूव करते हैं। कोवेरिएंट डेरिवेटिव ये ट्रैक करता है कि फील्ड इंटरनली कैसे रोटेट और इंटरैक्ट हो रही है, मतलब इक्वेशन का हर पार्ट बाकी हर पार्ट को मॉडिफाई करता रहता है। इक्वेशन वैक्यूम डायनामिक्स डिस्क्राइब करता है कि फील्ड अपने इंटरनल रूल्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व करेगा। मैथ इंसेंटली अनस्टेबल हो जाती है, टाइनी चेंजेस जाइंट अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन नॉन लीनियर है, मतलब ग्लूऑन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन लीनियर है, लाइट वेव्स पीसफुली ओवरलैप कर सकती है। इक्वेशन सेल्फ इंटरैक्टिव हो जाती है, एवरी सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन को अफेक्ट करती है। मैथ इंसेंटली अनस्टेबल हो जाती है, टाइनी चेंजेस जाइंट अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है द हार्डेस्ट पार्ट। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ग्लूऑन्स मासलेस होने चाहिए क्योंकि मासलेस पार्टिकल्स यूजुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जैसे फोटॉन, लेकिन ग्लूऑन्स कभी फ्री एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। व्हाई? नेचर समाउ उन्हें परमानेंटली ट्रैप कर देती है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं कि ग्लूऑन्स इफेक्टिवली मैसिव बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन थियरी में उनकी तो मास जीरो है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना ही यंग-स्मिथ मास गैप प्रॉब्लम कहलाया जाता है। इमेजिन करो दो क्वार्क्स एक इनविजिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जितना उन्हें सेपरेट करोगे उतनी एनर्जी इंक्रीज हो, इवेंचुअली एनर्जी इतने इंक्रीज हो जाएगी कि न्यू क्वार्क्स क्रिएट होंगे। यंग-स्मिथ इक्वेशन सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट लैटिस गेज थ्योरी यूज कर स्पेस टाइम को टाइनी क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है, फिर सुपर कंप्यूटर्स अप्रोक्सीमेट इंटरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्वांटम फील्ड कैलकुलेशन में हॉरिफाइंग इन्फिनिटीज कैलकुलेट होती है। इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी, इनफाइनाइट मास। मैथमेटिक्स फिजिकली मीनिंगलेस आंसर देने लग जाते हैं, फिर साइंटिस्ट रीनॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं, बेसिकली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को फिर से नॉर्मल करना, बेसिकली इन्फिनिटीज को मैथमेटिकली कंट्रोल करते। रिचर्ड फाइनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स को और हॉरिफाइंग बना दिया। उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स एक पाथ फॉलो नहीं करते, हर पॉसिबल पाथ को फॉलो करते हैं। यूनिवर्स साइमल्टेनियसली हर पॉसिबल हिस्ट्री कैलकुलेट करता है। अगर आप स्पेस को इनफाइनाइटली जूम करो तो स्पेस स्मूथ नहीं दिखेगा, टाइनी फ्लक्चुएशन, वर्चुअल पार्टिकल्स और मिनी ब्लैक होल्स। रियलिटी फोम की तरह केओटिक होती जाएगी। हो सकता है कि मैटर एक्चुअली रियल ही ना हो सकता है फील्ड्स और इक्वेशन इज फंडामेंटल रियलिटी। मे बी गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स और हम बस मैथमेटिकल पैटर्न्स में, एंड मे बी यूनिवर्स इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ इक्वेशन। तो आपको कैसा लगा ये क्वांटम फिजिक्स का एक छोटा सा सफर? तो आज तक के लिए इतना ही। जब तक के लिए नई वीडियो आती है तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।